अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, आप मेरे लिए कुछ लाई हैं पर क्या? चित्रा अपने हाथ की पेंटिंग अनुराग को थमाते हुए कहती है, ये अनुराग जी। अनुराग उस पेंटिंग के बाहर जो न्यूज़पेपर लगे हुए थे उन्हें देखते हुए कहता है, इसमें क्या है चित्रा जी? चित्रा शर्माते हुए मुस्कुराहट के साथ कहती है, आप खुद ही खोल कर देख लीजिए। अनुराग कुछ जवाब नहीं देता है, बस उस तोहफे को बाहर से निहारते रहता है, उसे खोलता तक नहीं है। चित्रा फिर मुस्कुराते हुए कहती है, अनुराग जी ऐसे पता नहीं चलने वाला इसके अंदर क्या है। इसके अंदर क्या है वो देखने के लिए इसे आपको खोलना पड़ेगा। चलिए खोलिए इसे अब जल्दी से, मैं भी तो देखूं आपको मेरा तोहफा पसंद आया या नहीं। अनुराग हिचकिचाहट के साथ कहता है, पर मैं कैसे चित्रा जी आपसे कोई तोहफा ले सकता हूँ? आप तो अभी मुझे। अनुराग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही चित्रा उसे बीच में टोकते हुए कहती है, अनुराग जी पहले आप तोहफा खोलिए तो सही, उसे लेने और ना लेने की बात तो बाद में आएगी। मुझे नहीं लगता तोहफा देखने के बाद आपका उसे मुझे वापस करने का मन करेगा। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, ऐसा क्या है इस तोहफे में? चित्रा बड़े प्यार से कहती है, आप खुद ही खोल कर देख लीजिए। चित्रा के इतना कहते ही अनुराग उस तोहफे को जिस न्यूज़पेपर से कवर किया गया था उसे हटाने लग जाता है। अनुराग उस तोहफे में से न्यूज़पेपर को हटा देता है। जब अनुराग उसे खोलकर देखता है तो देखता ही रह जाता है, उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता है, क्योंकि उसके अंदर एक पेंटिंग थी। चित्रा उसके लिए तोहफे के रूप में एक पेंटिंग लेकर आई थी। चित्रा अनुराग के लिए कोई और पेंटिंग नहीं बल्कि वही पेंटिंग लेकर आई थी जो उसने कल पेंटिंग कंपटीशन में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बनाई थी, जिसके लिए उसे फर्स्ट प्राइज मिला था। उस पेंटिंग को देखकर अनुराग वापस से उसमें डूब गया था, उसके अंदर खो गया था। उस पेंटिंग को देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। चित्रा अनुराग के लिए जो पेंटिंग लेकर आई थी उसमें सबसे ऊपर वक्त के 3 पहर थे, जिसे 3 शेड में डिवाइड किया गया था। पहले शेड में उगता हुआ सूरज था जो अपनी रोशनी आसमान में बिखेर रहा था। उसी के जस्ट बगल वाले शेड में डूबता हुआ सूरज था, जिसकी लालिमा आसमान में छाई हुई थी। और उसके बगल में ही तीसरे शेड में गहरे नीले रंग का आसमान था जो बता रहा था कि रात हो रही है। उसी गहरे नीले आसमान में बादलों के पीछे चांद छुपा हुआ था, जो बहुत गौर से देखने पर दिखाई दे रहा था। जब हम पेंटिंग के नीचे वाले हिस्से में आते हैं तो देखते हैं कि पेंटिंग के बीचों बीच एक बड़ी सी नदी है जिसका पानी ठहरा हुआ है। उस नदी के 2 किनारे हैं और एक किनारा पूरी तरह खाली था, वहां पर कोई नहीं था सिवाय बालू और रेत के। उस घाट पर सूरज की तेज तपन पड़ रही है, वो घाट सूरज की तेज तपन में तप रहा था। उसी नदी के दूसरे किनारे पर एक स्त्री खड़ी हुई है। उस स्त्री को देखकर ही साफ समझ आ रहा था कि वो कोई आम स्त्री नहीं थी। उस स्त्री ने अपने बदन पर काली साड़ी लपेटी हुई थी, कुछ इस अंदाज में कि उसकी बाहें नग्न थी। उसके बदन पर काली साड़ी के सिवा कुछ और नहीं था। पीछे से उसकी हल्की सी नग्न कमर दिख रही थी। उसी नग्न कमर पर उसके कमर के नीचे तक बाल आ रहे थे जो कि खुले हुए थे। उसके माथे पर एक बिंदी तक नहीं लगी थी, ना कोई गहना था, बस सामने के बाल कुछ उठे हुए थे जिनमें चमेली के फूल लगे हुए थे। कोई श्रृंगार ना करने के बावजूद वो स्त्री बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे सादगी ही उस स्त्री का श्रृंगार हो। उस स्त्री के आसपास ही कई सारे जुगनू जगमग जगमग मंडराते दिख रहे थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि रात हो गई थी। अगर नदी के दूसरे किनारे पर तेज तपन थी तो नदी के दूसरे किनारे पर रात हो चुकी थी। नदी के दूसरे किनारे में कहीं दूर से एक सड़क आ रही थी। वो स्त्री नदी के उस किनारे की तरफ देख रही थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। वो स्त्री इस तरह दिख रही थी जैसे वो देवी हो, वो देवी जो दूसरे लोक से आई थी। उस पेंटिंग को देखकर अनुराग वापस से उस पेंटिंग में खो गया था। अनुराग बस उस पेंटिंग को ही एकटक नजर से देखे जा रहा था। अनुराग के चेहरे पर बहुत हल्की सी मुस्कान थी। उसकी आंखें पेंटिंग में बनी हर एक चीज को देख रही थी। अनुराग के हाव भाव देखकर चित्रा समझ गई थी कि अनुराग को उसका तोहफा बहुत पसंद आया था, जैसे वो उस पेंटिंग को पहले से पाना चाहती थी जो अब उसे मिल गई थी। अनुराग की हल्की सी मुस्कान को देखकर चित्रा के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। चित्रा अनुराग से कहती है, कैसा लगा अनुराग जी आपको मेरा तोहफा? आपने बताया नहीं। अनुराग उस पेंटिंग को देखते हुए ही हैरानी के साथ कहता है, तोहफा तो बहुत अच्छा है चित्रा जी, पर ये पेंटिंग यहाँ पर कैसे? मिस्टर स्टीफन ने तो मुझे बताया था ये पेंटिंग जो कल कंपटीशन के जो जजेस थे उनमें से एक जज को बहुत पसंद आई थी और वो इसे खरीदना चाहते थे। चित्रा मुस्कुराते हुए अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो जज तो तब इस पेंटिंग को खरीदते ना अनुराग जी जब उसे मैं बेचती। मैंने उन्हें ये बेची ही नहीं तो वो उसे कैसे खरीद लेते? उन्होंने मुझे काफी अच्छा ऑफर दिया था पर मैंने उसे ठुकरा दिया।
अनुराग अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए कहता है, आपने ऑफर ठुकरा दिया, पर क्यों? चित्रा बड़े प्यार से जवाब देती है, क्योंकि वो इस पेंटिंग के असली हकदार नहीं थे और मैं ये पेंटिंग उसके असली हकदार को देना चाहती थी। अनुराग जी, आप जानते हैं इस पेंटिंग के हकदार कौन है? अनुराग पूछता है। कौन है चित्रा जी? चित्रा जवाब में कहती है, इस पेंटिंग के असली हकदार आप हैं अनुराग जी। अनुराग अपने हाथ से अपनी तरफ इशारा करते हुए हैरानी के साथ धीरे धीरे कहता है, इस पेंटिंग का हकदार मैं हूँ, पर कैसे? चित्रा जवाब देती है, क्योंकि इस पेंटिंग के दर्द को आप ही समझ पाए हैं अनुराग जी। वो जज भले इस पेंटिंग को खरीद लेते, अपने घर में सजा लेते, पर कभी इस पेंटिंग का दर्द नहीं समझ पाते। पेंटिंग उसी को मिलनी चाहिए जो उसे समझे, और मुझे नहीं लगता इस पेंटिंग को आपसे बेहतर कोई और समझ सकता है। कल इस पेंटिंग पर आपके अलावा भी कई लेखकों ने अपनी कलम चलाई थी, पर आपकी कलम के सामने सारी कलम बेअसर रहे। आपने इस पेंटिंग की वो दास्तां बयां करी जो कोई नहीं कर पाया। कोई भी इस पेंटिंग को नहीं समझ पाया, पर आपने समझा, इसलिए इस पेंटिंग के हकदार आप हैं अनुराग जी। चित्रा की बातें सुनकर अनुराग खामोश रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो चित्रा को क्या पलटकर जवाब दे। पहली बार उसे किसी ने निशब्द कर दिया था, वो भी इस तरह कि वो चारों खाने चित हो गया था। चित्रा फिर अनुराग से कहती है, आपने इस पेंटिंग की दास्तां को कैसे समझ लिया अनुराग जी, जो कोई नहीं समझ पाया? मैं जो सोचकर ये पेंटिंग बना रही थी, उस पेंटिंग से भी अच्छा आपने इसकी दास्तां को बयां किया था। कैसे अनुराग जी, कैसे? अनुराग जवाब देता है, पता नहीं चित्रा जी, मुझे खुद नहीं पता। जब मैंने आपकी ये पेंटिंग देखी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा इस पेंटिंग से कोई गहरा नाता है, और ये खुद अपनी दास्तां मुझे बता रही है। मैं इस पेंटिंग में खो सा गया था और मेरे हाथ खुद ब खुद चलने लगे थे, और इसकी दास्तां कविता बनकर कागज पर उतर आई। अनुराग के इतना कहते ही अगले ही पल चित्रा अपना मोबाइल निकालती है और उसमें एक तस्वीर निकालती है, एक कागज की तस्वीर जिसमें कुछ लिखा हुआ था। चित्रा वो तस्वीर अनुराग को दिखाते हुए कहती है, अनुराग जी, ये वही कागज है जिसमें कल आपने इस पेंटिंग की दास्तां अपनी कविता में बयां करी थी। कल जब आप नहीं थे तो आपकी गैर हाजिरी में मिस्टर स्टीफन ने इस कविता को सबके सामने पढ़कर सुनाया था। आपकी कविता सभी को बहुत पसंद आई। जब मैंने इस कविता को सुना तो मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जो पेंटिंग मैंने बनाई थी वो जीवित हो गई हो। मैं तो उसी वक्त आपसे मिलना चाहती थी, आपसे बात करना चाहती थी, आपके बारे में और जानना चाहती थी कि कैसे आपने मेरी पेंटिंग का दर्द समझ लिया। पर आप थे नहीं, पर मैंने ठान लिया था कि मैं आपसे मिलूंगी, और इसलिए मैं आपको ढूंढती हुई आ गई। अनुराग खामोश रहता है और खामोशी के साथ ही चित्रा की सारी बातों को सुनते रहता है। उसे चित्रा की बातों से अपनापन महसूस होने लग गया था, वही अपनापन जो उसे अपनी कहानियों के साथ लगता था जब वो उसे पढ़ता था। चित्रा धीरे से कहती है, मैं ये कविता एक बार आपकी आवाज में सुनना चाहती हूँ अनुराग जी। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मेरी आवाज में? चित्रा हामी भरते हुए कहती है, हाँ अनुराग जी, आपकी आवाज में। मैं देखना चाहती हूँ जिस लेखक ने ये कविता लिखी है वो उसके दर्द को पढ़ते हुए कैसे लगता है, कैसे उस दर्द को खुद अपनी आवाज में बयां करता है। आपका लिखा हुआ आपसे बेहतर कोई नहीं पढ़ सकता है, ना ही कोई समझ सकता है। अनुराग जी, प्लीज एक बार इसे पढ़कर सुनाइए ना। अनुराग चित्रा को मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं चित्रा जी, मैं ये नहीं पढ़ सकता। मैंने आज तक बस लिखा है, पढ़ा कभी नहीं है। वैसे भी मेरी आवाज बहुत बेकार है, आप खुद ही से पढ़ लीजिए ना। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपकी आवाज में ये कविता अच्छी लगेगी। चित्रा अनुराग से बड़े प्यार से खोए हुए अंदाज में कहती है, मैं तो इसे तब से पढ़ रही हूँ अनुराग जी, जब से मैंने इसे पहली बार सुना है। रात भर मैं इसी को तो पढ़ते हुए आई हूँ, पर एक बार मैं इसे आपकी आवाज में सुनना चाहती हूँ, क्योंकि जो कविता लिखता है वही उसे सबसे अच्छे से बोलता है। प्लीज मना मत कीजिए, मैं इतनी दूर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि आपकी आवाज में ये कविता सुन सकूं, वो कविता जिसमें आपने मेरी पेंटिंग का दर्द बयां किया था। प्लीज अनुराग जी, पढ़िए ना प्लीज। चित्रा सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज भी बहुत प्यारी थी, इतनी प्यारी कि जब भी कोई अनजान व्यक्ति उससे बातें करता तो चित्रा एक पल में उस अनजान व्यक्ति को अपना बना लेती, और इस वक्त चित्रा ने अनुराग को भी अपना बना लिया था। अनुराग चाहते हुए भी चित्रा को मना नहीं कर पाता है। अनुराग धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है चित्रा जी, आप इतना कह रही हैं तो अब तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, आपको मना थोड़ी कर सकता हूँ, आप इतनी अच्छी चित्रकार जो है। अनुराग की बात सुनकर चित्रा मुस्कुराती हुई शर्माने लग जाती है। चित्रा ने जिस हाथ मोबाइल पकड़ कर रखा था वो उस हाथ को आगे बढ़ाती है ताकि अनुराग उसका मोबाइल पकड़े, ताकि उसमें देखकर अनुराग कविता पढ़ सके, पर अनुराग ऐसा कुछ नहीं करता है।
वो एक नजर चित्रा के मोबाइल की तरफ देखता है, पर उसका मोबाइल नहीं लेता है। वो बस चित्रा की पेंटिंग के पास जाता है और उसे एकदम करीब से देखने लग जाता है। अनुराग एकटक नजर से उस पेंटिंग को देखने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे अनुराग वापस से उस पेंटिंग में खो गया हो, वापस से उस पेंटिंग के अंदर जो स्त्री थी उसके दर्द को महसूस करने लग गया हो। चित्रा भी अपनी नजरें अनुराग पर टिका देती है। वो उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। कमरे के अंदर अचानक से खामोशी छा गई थी। दोनों ही खामोशी से खड़े थे। अगले ही पल अनुराग उस खामोशी को तोड़ते हुए दर्द भरे लहजे में कहता है, दिन रात तेरे ख्यालों में खोई रहती हूँ मैं, तेरी यादों के साए में हर वक्त रोती रहती हूँ मैं। वो कस्में, वो वादे जो हमने साथ किए थे, उन वादों के सहारे सदियों से जी रही हूँ मैं। तेरे जाने के बाद मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। हमारी प्रेम की सखी नदियों ने भी बहना बंद कर दिया है। हमारे प्रेम में जो जुगनू दिन रात जगमगाते थे, उन जुगनुओं ने भी जगमगाना बंद कर दिया है। तेरी छुअन से मेरे बदन में जो फूल महका करते थे, उन फूलों ने भी महकना अब बंद कर दिया है। हमारे प्रेम की फिजा जो हर जगह चलती रहती थी, उन फिजाओं ने भी चलना बंद कर दिया है। याद है तुझे, नदी के किनारे बैठकर हम घंटों साथ बिताया करते थे। जुगनुओं की रोशनी में तारों से बातें किया करते थे। मेरी आंखों में देखकर तुम डूब जाया करते थे। मेरे करीब आकर तुम सब कुछ भूल जाया करते थे। तेरी सांसों की खुशबू अब भी मेरे जिस्म से आती है। मुझे तेरी यादें अब भी दीवाना बनाती हैं। मेरे हाथों से बनाई मछली का स्वाद तुम्हें पसंद था। मेरी गोदी में सिर रखकर तुम्हें सोना पसंद था। वापस आने की एक उम्मीद तू दे गया है। ए परदेसी, तू मुझे बदल कर चले गया है। तेरे जाने के बाद भी तेरे वापस आने की उम्मीद है। ए परदेसी, तू मेरे दिल के आज भी बहुत करीब है। कैसे कहूं तुझसे, तेरे विरह में मर रही हूं मैं। तेरे आने की घड़ी का इंतजार कर रही हूं मैं। श्रृंगार करके बैठी हूं तेरे आने की आस में। मैं यक्षिणी तेरे प्यार की प्यास में। मैं यक्षिणी तेरे प्यार की प्यास में। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।